चलिए, अभी तक अपन ने इंटर वाला रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक पढ़ लिया। उसके अंदर क्या था, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कैसे करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका डिटरमाइन होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल के केस में दो बेसिक कंडीशंस हैं। पहली बेसिक कंडीशन, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, और बीच में और वाला साइन आता है, और फिर लगता है कि आपका प्रीवियस ईयर में 60 डेज, फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर। अगर आप दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप रेजिडेंट बन गए। अब आपको एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। एडिशनल कंडीशंस हैं कि पिछले 7 साल में 730 दिन एंड पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल आप रेजिडेंट बन जाओ। अगर दोनों एडिशनल फुलफिल करते हो तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए, नहीं करते हो तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए। अगर आपने दोनों बेसिक ही नहीं करी तो नॉन रेजिडेंट बन गए। डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या था, इंडियन सिटीजन, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, ऐसे इंसान को डीम्ड रेजिडेंट बोलते हैं। डीम्ड रेजिडेंट का स्टेटस ऑलवेज RNOR होता है, ठीक है। फिर और कौन ऑलवेज RNOR होता है, जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया आया है क्या लेने के लिए, विजिट करने के लिए, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई है, प्रीवियस ईयर में स्टे है 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, 120 डेज से ज्यादा प्लस 4 साल में 365, ये कैटेगरी का पर्सन भी RNOR होता है। ऑल्सो ये सेम कैटेगरी का पर्सन सेकेंड बेसिक कंडीशन का एक्सेप्शन होता है, क्योंकि इसमें 60 दिन की जगह 120 दिन है। और इसके अलावा एक्सेप्शन कौन होता है, इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ करके जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप या फिर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, ये भी 60 दिन वाली कंडीशन के एक्सेप्शन होते हैं। फिर अपने HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस, HUF रेजिडेंट कब होता है, आप चेक करोगे HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है। HUF रेजिडेंट कर्ता दोनों एडिशनल फुलफिल कर रहा है, HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज HUF नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो HUF नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, हटाओ इसको। फिर आता है अपना फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, इन सब के केस में भी क्या है, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट। फिर आता है कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी के केस में अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेजिडेंट, वरना नॉन रेजिडेंट। अब हमें लिखना स्टार्ट करना है कि कंपनी के केस में जो ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट था, वैसे इसके अलावा हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी देख लिया था, है ना, अर्नड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड और अराइज इन इंडिया, और कंट्रोल वाला, ये पूरा हो गया था, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम, एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन, इसमें लिखो इंटर बेसिक, इंटर बेसिक में सेक्शन 5, 6, 7, 9 नोट्स, ठीक। नाउ अब अपना फाइनल वाला शुरू हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपको डिटरमाइन करना है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या चीज होती है, मतलब वो जगह जहां से मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं फिर एक साथ चर्चा करेंगे। पोएम मीन्स अ प्लेस वेयर key management and commercial decisions
which are necessary which are necessary to conduct business are made. Made, make एक ही बात या taken. Poem means a place where key management and commercial decisions which are necessary to conduct business are made. Okay? Okay. अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा डिसीजन नेसेसरी है, की बिजनेस है, क्या है? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का टेस्ट. एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ABOI है ना. आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, ABOI टेस्ट करना पड़ेगा. उस टेस्ट के बेसिस पर फिर अपना पोएम डिटरमाइन होता है. ठीक, अब ये ABOI टेस्ट क्या होता है पहले लिख लेते हैं. एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. हाँ company shall be said to engage in active business outside India if following conditions are fulfilled. If following conditions are fulfilled. ठीक है, क्या है फॉलोइंग कंडीशंस? सबसे पहला, पैसिव इनकम किसके? अच्छा, पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम. उस कंपनी की जितनी भी टोटल इनकम है उसमें से पैसिव इनकम 50% या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दूसरा, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं मैं कुछ भी, केवल हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है. हाँ ठीक है. लेस देन, अभी हम पहले एक बार लिखेंगे. हाँ, लेस देन 50% ऑफ टोटल असेट्स are situated in India. Third, less than 50% of total employees. Less than 50% of total employees
are situated / resident in इंडिया। और आखिरी कंडीशन, पेरोल expenses incurred on Indian employees is less than 50% of total payroll. 50% of total payroll expense. ठीक है, अभी क्या बोला ये, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। आपको कंपनी के केस में ये चेक करना है कि कंपनी का पोएम कहां पर है, मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किधर है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिटरमाइन करने के लिए हमें करना पड़ता है ABOI टेस्ट। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की चारों कंडीशंस फुलफिल होती है, दैट मींस एक्टिव बिजनेस कहाँ है, इंडिया के बाहर, इसका मतलब पोएम इंडिया के बाहर है। और अगर नहीं होती है तो कुछ और कंडीशंस भी बोल रखी हैं कि अगर ये फुलफिल कर देते हो तो हम पोएम इंडिया में मानेंगे। ठीक, अब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन कि आपकी टोटल इनकम का 50% से कम अगर पैसिव इनकम है तो। अब इसमें टोटल इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, हमें नहीं पता। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है कि आपके टोटल असेट्स का 50% या उससे कम इंडिया में सिचुएटेड है। आपके पास जितने भी टोटल असेट्स हैं उसका 50% से कम इंडिया में असेट्स है, तो हम मान लेंगे कि आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है। यही सेम केस है टोटल एम्प्लॉइज के केस में। आपके टोटल एम्प्लॉइज के 50% या उससे कम एम्प्लॉइज इंडिया में है। ठीक है, एंड लास्ट पेरोल एक्सपेंस, इसके केस में भी सेम 50% ही है। चारों ऑल द 4 कंडीशंस। ठीक है, ये अभी लिखवाया नहीं है मैंने, लिखवाऊंगी। हाँ, चारों फुलफिल करनी है या क्या करना है वो मैं बताऊंगी अभी, पर पहले इनका मीनिंग लिखेंगे कि पैसिव इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, टोटल असेट क्या होते हैं, टोटल एम्प्लॉइज कौन होते हैं, पेरोल एक्सपेंस क्या होता है, हमें नहीं पता है। ठीक है, इनकम टैक्स पता नहीं करने देता ना। जनरल बात तो फिर तो अकाउंट्स वाली हो गई अपने, कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन वो देखते हैं, पर इनकम टैक्स और अकाउंट्स वैसे तो साथ साथ है पर दूर दूर है। ठीक है, मीनिंग ऑफ टर्म्स, हाँ जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि इसी में है ये एक्चुअली, तो ABOI में ही है, ABOI की टर्म्स में ही है मीनिंग ऑफ टर्म्स, भाई ABOI के अंदर ही चल रहा है। पहला टोटल इनकम, एज पर टोटल इनकम आपको किसके हिसाब से लेनी है, तो टोटल इनकम लेनी है एज पर टैक्स लॉ ऑफ कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एज पर टैक्स लॉ ऑफ कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और लेनी क्या है टोटल इनकम, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर इनकम एज पर टैक्स लॉ अवेलेबल नहीं है तो, इफ इनकम
as per tax law is not available. भाई अगर टैक्स के हिसाब से इनकम है तो पहली प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी. तो पहला हो गया टोटल इनकम. टोटल इनकम आपको क्या लेनी है? टैक्स लॉ के हिसाब से आपकी जो भी टोटल इनकम है उस कंट्री का, जिस कंट्री में आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, आपकी कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है उस कंट्री का आपको टोटल इनकम लेनी है. किसके हिसाब से? अगर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अवेलेबल है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं है तो अकाउंट्स वाली उठा लो. मतलब जो आप पीजीबीपी के लिए लेते हो, पीजीबीपी में आप प्रॉफिट लेते हो, इधर इसने आपकी टोटल इनकम बोल दिया. इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से देखोगे तो टोटल इनकम आपकी वो पांचों हेड डिडक्शन वगैरह फलाना ढिमकाना करके जो टोटल इनकम आती है वो आपकी टैक्स लॉ के हिसाब से टोटल इनकम हो गई. और कोई दूसरी कंट्री जो भी टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करती होगी तो दूसरी कंट्री का तो हमें क्वेश्चन देगा, उसका टैक्स हमको थोड़ी आता है, इंडिया का पढ़ ले, वही बड़ी बात है. ठीक. सेकंड, पैसिव इनकम. हाँ, अंग्रेजी वाला. पैसिव इनकम होती है टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन where both purchase and sale is from / to associate enterprise. Second, income by way of royalty. दो मिनट. पैसिव इनकम बाय वे, 2 मिनट. इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, नहीं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट एंड रेंटल इनकम. बैंकिंग कंपनी के केस में इंटरेस्ट पैसिव इनकम नहीं होगी. बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट इज नॉट पैसिव. ठीक है, अभी इसको मुझे समझाना है, अभी ये मैंने समझाया नहीं है. आज के लिए इतना ही. आज थोड़ा सा क्लास का समय कम हो पाया ड्यू टू जिंगल बेल, बट कोई बात नहीं, हम इसको आगे कवर कर लेंगे. धन्यवाद.